नई हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम पहले बात करने वाले हैं कावेरी इंजन प्रोग्राम को लेकर आई एक बहुत बड़ी अपडेट के बारे में। हमने आपको ऑलरेडी मीडिया रिपोर्ट्स में ये बताया था कि जो कावेरी इंजन है इसको फ्लाइट टेस्टिंग की जो क्लियरेंस है ये मिल चुकी है, और हमने ये भी कहा था कि इस क्लियरेंस के तुरंत बाद हमें कोई बड़ी अपडेट जो है वो गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट से बाहर आती दिखाई पड़ेगी। तो फाइनली हमारा इंतजार यहाँ पर खत्म हो चुका है, क्योंकि एक नई रिपोर्ट सामने आई है जहां पर गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट के द्वारा यह बताया गया है कि कावेरी इंजन का एक नया वेरिएंट जो कि मुख्यतः ड्राई कावेरी है, ये बहुत जल्दी गोदरेज के द्वारा फरवरी 2025 में डिलीवर कर दिया जाएगा। यानी जीटीआरई को जो नया इंजन है गोदरेज एयरोस्पेस से ये फरवरी 2025 में मिलेगा, और उसके बाद इसके जो फ्लाइट ट्रायल्स की शुरुआत है ये होने वाली है। लेकिन इसी दौरान एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन को भी यहाँ पर क्लियर कर दिया गया है। जब ये रिपोर्ट सामने आई थी कि कावेरी इंजन के फ्लाइट टेस्ट होने हैं, तो उस दौरान एक कंफ्यूजन क्रिएट हुई थी डिफेंस एंथुसियास्ट के मन में कि आखिरकार इसके लिए फ्लाइंग टेस्ट बेड क्या होगा। और हम लोगों ने शायद उस रिपोर्ट को गलत समझा और हम लोग ये कयास लगाने लगे कि कोई इंडियन प्लेटफॉर्म होगा जिसको फ्लाइंग टेस्ट बेड के तौर पर यूज किया जाएगा और उससे इस इंजन की टेस्टिंग होगी। लेकिन ये चीजें अब स्पष्ट हो चुकी है कि ना तो इसमें तेजस के ट्रेनर वेरिएंट का यूज होने वाला है, ना ही मिग-29 का यूज होने वाला है, और ना ही सुखोई 30 MKI का यूज यहाँ पर होने वाला है। बल्कि ये जो टेस्ट किए जाएंगे ये रशिया में स्थित जो हाई एल्टीट्यूड टेस्ट फैसिलिटी है वहां से किए जाएंगे, जो कि बेसिकली ग्रोमोव फ्लाइट रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो कि रशिया के मॉस्को में उपस्थित है। और वहां पर IL-76 एयरक्राफ्ट की सहायता से जो अभी तक इन इंजन टेस्टिंग में कार्य में लिया जाता रहा है उससे ही टेस्टिंग को पूरा किया जाएगा। और ये एक ऐसा कह सकते हैं इवेंट होने वाला है जो कि इंश्योर कर देगा कि अब कावेरी इंजन घातक अनमैन्ड कॉम्बैटेड व्हीकल प्रोग्राम के लिए पूरी तरीके से तैयार है। ड्राई कावेरी इंजन की बात करें तो ये ओरिजिनल कावेरी इंजन का एक डेरिवेटिव है जो कि 48 से 50 न्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करता है, और इसमें आफ्टर बर्नर यूज नहीं होते। ये स्पेसिफिकेशन भले ही लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस के लिए सही ना हो, लेकिन ये अनमैन्ड कॉम्बैटेड व्हीकल को पावर करने के लिए सफिशिएंट है। और यही कारण है कि जो इंजन की कॉम्प्लेक्सिटी और वेट है इसको काफी कम किया गया है, और ये इंजन मुख्यतः अभी जो हमारा घातक अनमैन्ड कॉम्बैटेड व्हीकल है उसको ध्यान में रखकर उसके मद्देनजर तैयार किया जा रहा है। गोदरेज एयरोस्पेस को सितंबर 2022 में एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला था जहां पर उन्हें 8 मॉड्यूल जो है इस कावेरी इंजन के वो विकसित करने थे या मैन्युफैक्चर करने थे, और अब यहाँ पर जो डिलीवरी है वो फरवरी 2025 से शुरू होने वाली है। इस अभी अगर हम बात करें रशिया को भेजे जाने की रिपोर्ट की, तो उससे पहले इसके कुछ इनिशियल जो ग्राउंड टेस्ट है ये आयोजित किए जाएंगे और इसकी जो फंक्शनैलिटीज हैं और परफॉर्मेंस को इंश्योर किया जाएगा, और उसके बाद ड्राई कावेरी इंजन रशिया के लिए ट्रांसपोर्ट किया जाएगा जहां पर IL-76 एयरक्राफ्ट की सहायता से इस इंजन की एक सिलसिलेवार जो टेस्टिंग है ये शुरू करी जाएगी। ये स्टेप काफी क्रूशियल है क्योंकि यहाँ पर हाई एल्टीट्यूड में जो रियल फ्लाइट कंडीशंस हैं वहां पर ये इंजन टेस्ट किया जाएगा। अब क्योंकि आप सबको पता है कि IL-76 4 इंजन वाला एक बड़ा एयरक्राफ्ट है, तो उसमें 3 इंजन जो है वो ओरिजिनल होने वाले हैं, जबकि एक इंजन को कावेरी इंजन से रिप्लेस कर दिया जाएगा। और IL-76 जो कि अपने रोबस्टनेस और एडेप्टेबिलिटी के लिए जाना जाता है और एक आदर्श फ्लाइंग टेस्ट बेड जिसको कहा जाता है, उसकी सहायता से जो परफॉर्मेंस है कावेरी इंजन की वो भी वैलिडेट कर दी जाएगी। जो इंटीग्रेशन है IL-76 में वो हमने पहले भी कहा कि एक इंजन को उसके रिप्लेस करके कावेरी इंजन से उसको रिप्लेस किया जाएगा, और उसके बाद जो रियल वर्ल्ड सिनेरियो है वहां पर इस इंजन को टेस्ट किया जाएगा। ये अप्रोच ना सिर्फ इंजन की एंड्योरेंस को टेस्ट करेगी बल्कि रिलायबिलिटी को भी टेस्ट करने वाली है, और उससे जो वैल्यूएबल डाटा प्राप्त होगा वो आने वाले भविष्य में काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर ड्राई कावेरी इंजन इस रिगरस टेस्टिंग को पास कर लेता है तो ये भारत की इंजन डेवलपमेंट जर्नी में एक बहुत बड़ा माइलस्टोन होगा, और ये इस चीज का प्रमाण होगा कि गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट आने वाले भविष्य में इसके जो उन्नत वेरिएंट है उनको विकसित करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। खैर, एक तरफ जहां ये रिपोर्ट सामने आई है तो इस समय जो भारत की डिफेंस कम्युनिटी है उसमें काफी रोष की भावना है, क्योंकि हमने आपको कल की वीडियो में बताया कि चाइना ने अपने 2 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट की उड़ान आयोजित करी है, जिसमें से एक फाइटर होगा और एक फाइटर बॉम्बर होगा, और भारत अभी तक जो तेजस जैसे प्रोग्राम है इनसे ही बाहर नहीं निकल पाया है। और जब ये रिपोर्ट सामने आई है तो लोगों में आक्रोश काफी ज्यादा है कि आखिरकार इतने दशकों के बाद भी हम एक इंजन तक नहीं बना पाए, जबकि हमारा प्रतिद्वंदी हमसे लगातार आगे बढ़ता जा रहा है।
अब इसको लेकर के गैस टरबाइन एस्टेब्लिशमेंट और डीआरडीओ के पूर्व साइंटिस्टों ने तमाम पॉडकास्ट और मीडिया इंटरव्यूज में एक चीज काफी स्पष्ट कही है। उन्होंने कहा कि आमतौर पर पब्लिक ये मानती है कि इन सब चीजों के लिए जो गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट है वो जिम्मेदार है। डीआरडीओ सही से काम नहीं कर रहा, लेकिन उनमें से बहुतेरे लोगों को ये नहीं पता कि क्या हमारे पास इतनी एडवांस फैसिलिटीज है, क्या हमारे पास वो सुविधाएं हैं जिनसे हम इंजन टेस्टिंग को सही से कंप्लीट कर पाए। उन्होंने कहा, ना तो हमारे पास इस समय हाई एल्टीट्यूड टेस्ट फैसिलिटी है जहां पर हम इंजन को टेस्ट कर सकें, और ना ही हमारे पास कोई इस समय ऑपरेशनल फ्लाइंग टेस्ट बेड है जिसकी सहायता से इंजन इंटीग्रेशन और टेस्टिंग प्रोसेस आसान बन सके। फ्लाइंग टेस्ट बेड अगर आपको नहीं पता तो ये वो प्लेटफॉर्म को कहा जाता है जहां पर इंजन को इंटीग्रेट करके इनकी टेस्टिंग होती है। फॉर एग्जाम्पल, ऐसा नहीं है कि भारत ने कभी भी फ्लाइंग टेस्ट बेड को खरीदने का प्रयास नहीं किया, बल्कि 2000 के दशक से ही ये प्रयास लगातार चले आ रहे हैं। लेकिन कभी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इस पे आपत्ति कर देती है, कभी भारतीय वायुसेना को इस पे ऐतराज हो जाता है, तो कभी जो कॉस्ट सिनेरियोज है, जो बजट कंस्ट्रेन है, वो सामने आ जाते हैं। सबसे पहले प्रयास किया गया था कि रशिया से जो एडिशनल IL-76 है, इनको ही खरीदा जाए और इनको एक फ्लाइंग टेस्ट बेड में कस्टमाइज किया जाए। और ये अप्रोच काफी प्रैक्टिकल नजर भी आती थी और उस समय तकरीबन 3 से 4 की संख्या में इनको खरीदे जाने की बात भी की गई थी। लेकिन बाद में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से इस प्रोग्राम को अप्रूवल मिला ही नहीं। उसके बाद जो गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट है उसने कहा क्यों ना भारतीय वायुसेना के जो MiG-29 फाइटर्स है, जो कि ट्विन इंजन कॉन्फ़िगरेशन में देखने को मिलते हैं, उनको ही क्यों ना फ्लाइंग टेस्ट बेड में यूज किया जाए। लेकिन ये चीज भी, ये प्रोग्राम भी आगे नहीं बढ़ पाता और ये कॉन्सेप्ट स्टेजेस तक ही सीमित रहता है। उसके बाद सुखोई 30 MKI फाइटर एयरक्राफ्ट को एक फ्लाइंग टेस्ट बेड में कन्वर्ट करने की बात की गई, लेकिन सुखोई 30 MKI का जो इंजन बे है वो काफी बड़ा है और उसके लिए हमें एयरक्राफ्ट में मेजर मॉडिफिकेशंस करनी पड़ती। हालांकि ये प्रोग्राम अभी तक रिजेक्ट नहीं हुआ है, ये प्रपोजल रिजेक्ट नहीं हुआ है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसको मंजूरी भी नहीं मिली है। और इसीलिए एक्सपर्ट्स मानते हैं कि जो अभी भी हमारा प्रोसेस है इंजन डेवलपमेंट का, ये और ज्यादा स्ट्रगल कर सकता है। कल को अगर हम बनाएंगे एमका के लिए इंजन, क्या हमारे पास उसको टेस्ट करने के लिए फ्लाइंग टेस्ट बेड होगा? वो बात अलग है कि जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर हैं ये अपने खुद के फ्लाइंग टेस्ट बेड ऑफर कर रहे हैं, जिसमें सैफ्रॉन के द्वारा जो राफेल फाइटर है ये ऑफर किया गया है, रोल्स रॉयस बोइंग 747 को ऑफर कर रहे हैं और अमेरिका के पास तो भरमार है फ्लाइंग टेस्ट बेड की। लेकिन भारत के पास क्या है? और इसी पर जो वैज्ञानिक है वो बात करते हुए कहते हैं कि जब तक हमारे पास एक उन्नत हाई एल्टीट्यूड टेस्ट फैसिलिटी नहीं आ जाती, जब तक हमारे पास एक कह सकते हैं डेडिकेटेड फ्लाइंग टेस्ट बेड एयरक्राफ्ट नहीं आ जाता, हमें इसी प्रकार डिले से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। क्योंकि भाई साहब, डिले के लिए बहुत समय बर्बाद होता है। डिले का मतलब ये है कि जब हम इंजन टेस्टिंग की बात करते हैं तो ये कोई 1-2 दिन की टेस्टिंग नहीं होती कि आज आप इंजन लेके गए परसों लेके चले आए। जी नहीं, इसको ट्रांसपोर्ट करना, उसके बाद एयरक्राफ्ट में इसका इंटीग्रेशन प्रोसेस होना, उसके बाद इसकी टेस्टिंग होना, वैल्यूएबल डेटा को प्राप्त करना, इन सब में महीनों का समय लग जाता है और इसमें पैसा भी काफी ज्यादा बर्बाद होता है। और इसीलिए वैज्ञानिक ये कहते हैं कि अगर आप सीरियस हैं इंजन डेवलपमेंट प्रोग्राम को लेकर, तो यहाँ पर सरकार को कुछ कड़े निर्णय लेने पड़ेंगे और गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट को जितनी जल्दी हो सके आपको एक टेस्ट फैसिलिटी जो है वो उपलब्ध करवानी पड़ेगी, जहां पर इस प्रकार के टेस्टिंग प्रोसेस पूरे किए जा सके। तो आपको क्या लगता है, क्या वाकई इसमें पूरी GTRA की गलती है या फिर सरकार ने भी इस पे जो व्यापक कदम है वो नहीं उठाए? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।